हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को जो एम्स जोधपुर का सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ था 2 जून को, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उसके बारे में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, हमारे पास 100 क्वेश्चंस आए थे एग्जाम में। तो इस वीडियो में मैं 100 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, कम क्वेश्चन डिस्कस करूंगी, नॉलेज क्वेश्चन है। तो बाय द टाइम अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं और ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आऊंगी जो उस एग्जाम में आए थे विद गुड एक्सप्लेनेशन एंड फुल एक्सप्लेनेशन। सो हियर वी हैव अ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग डिस्चार्ज टीचिंग, a patient with depression, nurse informed him to avoid food containing tyramine, such as cheese, milk, fine preserved meats, and avocados to prevent hypertensive crisis. Which class of antidepressants prescribing to the patient? So at the time of discharge, जब एक patient है जो डिप्रेशन से है डायग्नोज, जब उसका डिस्चार्ज होता है तो एज ए नर्स हम उसको बोलते हैं कि आपने ये फूड्स अवॉइड करने हैं जिनमें टायरामाइन है, जैसे कि चीज़, ये वाइन प्रिजर्व मीट्स हो गए, एवोकाडोज वगैरह हो गए, ताकि पेशेंट को किसी भी तरीके का हाइपरटेंसिव क्राइसिस ना फेस करना पड़े घर पे। तो ऐसी कौन सी क्लास ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स पेशेंट को चल रही हैं जिसकी वजह से हम पेशेंट को ये वाली एजुकेशन दे रहे हैं? तो हमें पेशेंट को ये सब कुछ बताना है, ठीक है। तो अब हमें पता होना चाहिए कि उसको कौन से ऐसे ड्रग्स चल रहे हैं। सो ऑप्शंस हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, नेक्स्ट इज मोनो अमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स, थर्ड वन इज द ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, एंड फोर्थ वन इज द सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। सो जो हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज, मैं अब आपको एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारी वो है SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक। ये भी हमारे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं। ये जो पेशेंट को जब दिए जाते हैं तो ये क्या करता है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो जब हमारी इसमें ये ड्रग से करेंगे कि बॉडी में जब हमारा सेरोटोनिन यूज भी हो रहा है, फिर रीअपटेक मतलब उसका जब ऑलरेडी यूज हो रखा है फिर भी उसके लेवल को मेंटेन करके रखेंगे, इसके लेवल को कम नहीं होने देते, इंक्रीज रहेगा। जब इसका लेवल इंक्रीज रहेगा तो पेशेंट है वो डिप्रेशन में ही जाएगा। सो दिस इज हाउ दे वर्क। सो आफ्टर एब्जॉर्प्शन, आफ्टर यूज ऑल्सो, जो अमाउंट ऑफ है हमारे पास सेरोटोनिन, इट विल, देखिए हमारे पास फिर भी एक सफिशिएंट अमाउंट में बॉडी में हमारे सेरोटोनिन लेवल रहेगा ताकि पेशेंट को डिप्रेशन का कोई भी ऐसा एपिसोड ना हो। सो जब भी पेशेंट को SSRIs चल रहे हैं तो उस समय हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट, बिकॉज इसके साथ सर्टेन रिस्क रहते हैं, क्योंकि हर एक मेडिकेशन का एक रिस्क रहता है। तो सर्टेन रिस्क वी हैव व्हिच वी नीड टू नो दैट व्हेनेवर पेशेंट इज टेकिंग सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, तो पेशेंट में हैव ब्लीडिंग चांसेस, तो चांसेस ऑफ ब्लीडिंग माइट बी देयर। सो उसके लिए हमें कौन कौन से ड्रग्स को हमें अवॉइड करना है उस टाइम पे, या फिर जब भी वो ड्रग्स देने हैं तो बहुत प्रिकॉशंस के साथ देने हैं। वो लिस्ट ऑफ ड्रग्स हैं NSAIDs, NSAIDs and NSAIDs, then aspirin हो गया, then warfarin। अदर देन दीज ड्रग्स कोई भी और अगर ब्लड थिनर्स पे है पेशेंट, अदर ब्लड थिनर्स, जब भी कोई अदर ब्लड थिनर्स पे है अलॉन्ग विद दिस SSRIs, तो हमें पेशेंट को ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के लिए हमेशा ऑब्जर्व करना है कि पेशेंट को कहीं ब्लीडिंग या कहीं पे भी किसी भी तरीके की ब्लीडिंग ना हो। सो नेक्स्ट ऑप्शन वी हैव इज, this option is not correct. So next option is monoamino oxidase inhibitors, तो monoamino oxidase inhibitors जो ऑप्शन है वो है हमारी करेक्ट ऑप्शन, कि जब भी पेशेंट को monoamino oxidase inhibitors चलेंगे तब हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि उसने कौन सी क्लास ऑफ फूड अवॉइड करने हैं जिनमें टायरामीन होता है। तो वो सर्टेन फूड्स क्या हैं, दैट इज चीज, मिल्क, वाइन प्रिजर्व मीट्स, एवोकाडोज, ताकि पेशेंट को हाइपरटेंसिव क्राइसिस ना हो। तो ये वाले फूड्स हैं जो हमें अवॉइड करने हैं ताकि ये क्राइसिस हम अवॉइड कर सकें। ओके, सो बिकॉज ये क्या इंक्रीज कर देते हैं हमारे बॉडी में बीपी को। जब भी हम ये वाले ड्रग्स लेते हैं तो अगर हम सर्टेन ये जो कैटेगरी ऑफ फूड्स हैं हम लेंगे तो पेशेंट का बीपी इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो टायरामिन है, जो ये टायरामिन है, इट इज अमीनो एसिड, इट्स अ अमीनो एसिड, ये एक अमीनो एसिड है। ये क्या करता है, हमारे बीपी को रेगुलेट करता है।
जो अल्टीमेटली क्या करता है हमारी बॉडी में नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के लेवल को इंक्रीज कर देगा, which leads to increase the blood pressure of the patient and which may further lead to the hypertensive crisis. So be very careful जब भी पेशेंट को मोनोअमाइनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स चल रहे हैं तो टायरामिन कंटेनिंग फूड्स को अवॉइड करना है. So as per this question, this MAO is the correct option. So this is the correct answer, monoamino oxidase inhibitor. So next option which we have is ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स. ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है. अब ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स में क्या होता है, जो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स हैं ये यूज होते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स में, जैसे कि ओसीडी वगैरह में हम यूज करते हैं इसको. ओसीडी में यूज करेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में. ठीक है, तो ये ओसीडी में हम यूज करते हैं और इसके सर्टेन एग्जांपल्स हैं हमारे पास विच आई एम गोइंग टू टेल यू. एग्जांपल्स आर एमिट्रिप्टिलिन, देन एमोक्सिपाइन, देन डॉक्सिपाइन. सो सर्टेन एग्जाम्पल्स आई एम टेलिंग यू कि ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जो आते हैं इस ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट की कैटेगरी में. सो ये क्या करते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स क्या करेंगे, व्हाट दे आर डूइंग, ये क्या करते हैं, ये ब्लॉक करते हैं हमारे रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SSRI एंड नॉरएपिनेफ्रिन की रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देंगे. जैसे ही इनकी रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेंगे तो हमारी बॉडी में इनका जो SSRI और नॉरएपी का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा. बॉडी में इनका लेवल जो इंक्रीज हो जाएगा तो अल्टीमेटली जो हमारे ये डिप्रेशन के एपिसोड्स हैं वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे पेशेंट को. ठीक है, सो ये बेसिकली यूज होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया किस किस डिसऑर्डर में, ओसीडी में, एंजाइटी डिसऑर्डर्स में, देन नर्व पेन, या फिर हम क्या बोलेंगे न्यूरोपैथिक जो पेन्स हैं उनमें यूज करते हैं ये हमारे ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स. सो इस जब भी पेशेंट को ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट्स चलेंगे तो एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या है कि बेड टाइम पे देने हैं हमेशा, सोने के टाइम पे. वाई क्यों देने हैं बेड टाइम पे? द रीज़न इज बिकॉज it makes you sleepy. तो कौन कौन से इसमें ड्रग्स आते हैं? अगेन आई एम टेलिंग द एग्जाम्पल, एमिट्रिप्टिलिन, डॉक्सिपेन, देन इमिप्रामाइन, देन ट्रिमिप्रामाइन. ठीक है, तो ये जो ड्रग्स हैं इनको जब भी देना है तो हमेशा बेड टाइम पे देना है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपसे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि कौन सा सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जिसको हमें हमेशा बेड टाइम पे देना चाहिए. सो दिस कैटेगरी कम्स अंडर द ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स. वाई? बिकॉज इट मेक्स यू फील स्लीपी. अगर आप नॉर्मल उसमें देंगे तो पेशेंट में फील स्लीपी और पेशेंट में गेट इंजर और कुछ भी और मिसहैपनिंग हो सकती है. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारी सिलेक्टिव नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर. सो ये ऑप्शन भी गलत है. तो इसमें जो हमारे पास ऑप्शंस आते हैं, इसके जो एग्जांपल्स हैं वो है वेनला, फैक्सिन और डेसवेनला, फैक्सिन, लिवोमेनला, कैप्रिन.
तो जब भी ये ड्रग्स आपने पेशेंट को देने हैं तो ध्यान रखना है कि पेशेंट के ब्लड प्रेशर को आप अच्छे से मॉनिटर करें। मॉनिटर बीपी केयरफुली, बिकॉज ये हमारे बीपी को इंक्रीज करते हैं। सो मेक श्योर कि आपने पेशेंट का बीपी अच्छे से मॉनिटर करना है। और इसी के अंदर एक और ड्रग की कैटेगरी आती है, वो है हमारे पास, इसी कैटेगरी के अंदर एक और ड्रग है, वो है ड्यूलोक्सेंटाइन। ड्यूलोक्सेंटाइन जब भी हमने पेशेंट को देना है तो पेशेंट का हमने जो लिवर प्रोफाइल है उस पर वॉच रखना है, वॉच केयरफुली, क्योंकि ये लिवर प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा वर्सन द लिवर प्रॉब्लम्स। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन कि हमने जब भी पेशेंट को एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स के साथ हमने डिस्चार्ज करना है तो किस किस चीज़ के लिए हमने पेशेंट को एजुकेट करना है। सो होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है वो हमारे पास वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ डेलीगेशन। सो ये क्वेश्चन आता है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट की कैटेगरी से, नर्सिंग मैनेजमेंट की कैटेगरी से, ये जो सब्जेक्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट है वहाँ से है। सो डेलीगेशन का मतलब होता है कि हमने कोई भी जो पर्टिकुलर काम है किसी भी इंडिविजुअल को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, डेलीगेट किया है हमने उसको वो काम। जब हमने कोई काम उसको डेलीगेट किया है तो हमें उसमें किस किस प्रिंसिपल का ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। फर्स्ट ऑप्शन इज responsibility is not transferred with delegation. Second option is delegation is the same as work allocated. Third option is no transfer of authority exists when delegating. Fourth option is when delegating you must transfer the authority. So among these 4 options which one is the correct, we will मैं एक एक करके आपको बताऊंगी। So first option जो हमारे पास बोला गया है वो है responsibility is not transferred with the delegation। ये बोल रहा है कि जब हमने किसी को कोई डेलीगेशन, कोई भी हमने उसको काम उसको डेलीगेट किया है या फिर कोई भी अथॉरिटी दी है तो भाई हम उसको उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे। So this option is not correct. सेकेंड ऑप्शन है डेलीगेशन इज द सेम एज द वर्क एलोकेटेड। डेलीगेशन इज द सेम एज वर्क, जैसा डेलीगेशन रहेगा काम पर डेलीगेशन जो भी आप करेंगे लेकिन काम उसका सेम रहेगा। नो, इट्स नॉट करेक्ट। नो ट्रांसफर ऑफ अथॉरिटी एग्जिस्ट विद डेलीगेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। सो फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास व्हेन डेलीगेटिंग यू मस्ट ट्रांसफर द अथॉरिटी, कि जब भी आपने डेलीगेट करना है कोई भी काम किसी को तो आपने साथ में उसको अथॉरिटी भी देनी है उस काम के लिए। सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन कि जब भी हमने पेशेंट को जब भी हमने किसी को कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर कोई भी हमने पोजीशन अगर दी है, डेलीगेट किया है कोई काम, तो उसको अथॉरिटी देनी है ताकि वो उस पर्टिकुलर काम को अच्छे से फंक्शन या फिर रन कर सके। ठीक है, तो इस चीज़ का हमने ध्यान रखना है। अब मैं बताती हूँ, जब भी डेलीगेशन नर्सिंग मैनेजमेंट में जब हम डेलीगेशन पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास 3 मेन एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के। 3 मेन एलिमेंट्स हैं डेलीगेशन के। सो फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास वो है फर्स्ट है हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट एलिमेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी being assigned। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग असाइंड कि जब भी किसी को आपने कोई चीज़ कोई काम उसको देना है तो उसको उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुल देनी है। ये नहीं कि सिर्फ उसको एक टैग दे दिया लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं है। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जो फंक्शनिंग है वो स्मूथ नहीं होगी। सो नेक्स्ट है हमारे पास, ये हैं इसके एलिमेंट्स हैं, 3 मेन एलिमेंट्स मैं आपको बताऊंगी। सेकंड जो है हमारे पास अथॉरिटी, AUTHORIT है। सेकंड है अथॉरिटी बीइंग, अथॉरिटी भी देनी है उसको। जो सपोज एक इंडिविजुअल है, जब पहले वो नर्सिंग ऑफिसर है उसके बाद वो SNO बनने जा रहा है, तो उसका जो वर्क है वो चेंज हुआ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हुई हैं। तो जब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज हुई हैं तो उसको उस पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से हमें अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी। सो मेक श्योर जब भी आप किसी को कोई
काम डेलीगेट कर रहे हैं तो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए हमने जो उसको अथॉरिटी है उसको वो देनी है, तभी वो काम प्रॉपर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट थर्ड है हमारा इज अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी बीइंग क्रिएटेड। तो हमने अकाउंटेबिलिटी मतलब उसको उत्तरदायित्व, उसकी रिस्पॉन्स, उसको जवाबदेही देनी पड़ेगी, आंसरेबल होना चाहिए। कुछ भी सही है, करेक्ट हुआ है, कुछ गलत हुआ है तो उसको उसका आंसरेबल होना चाहिए। जब तक हम किसी को अकाउंटेबिलिटी नहीं देंगे किसी चीज़ की, तब तक हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर सकते। अगर हम किसी को पूरी पावर्स दे रहे हैं लेकिन उसके बाद हम उसको सही या गलत नहीं पूछ रहे हैं कि ये क्यों हो गया गलत, ये सही हुआ तो कैसे हुआ, ये गलत हुआ तो कैसे हुआ, तब तक हमारा काम है जो प्रॉपर नहीं होगा। सो दीज आर द मेन थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर व्हेनेवर वी आर डेलीगेटिंग एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और एनी वर्क टू समवन। ये है वो हमें ध्यान रखना है, RAA, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। नेक्स्ट आता है हमारे पास द ऑप्टिमल टारगेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है हमारा द ऑप्टिमल टारगेट फॉर द पेशेंट्स विद डायबिटीज मेलाइटिस के DM के जो पेशेंट है इज मेंटेनिंग ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन HbA1c। HbA1c के जो हमारा नॉर्मल रेंज है, जो हमारा ऑप्टिमल टारगेट है, टारगेट रहता है कि हाँ भाई अब पेशेंट को डायबिटीज तो चलो हो गया है जो हो गया है, लेकिन उसके बाद हमने HbA1c लेवल कितना मेंटेन करके रखना है। सो वो है हमारे पास सर्टेन हमारे पास ऑप्शंस है। So before moving towards these options, HbA1c में बेसिकली होता क्या है? HbA1c एक टेस्ट है जिसमें हमारा जो एवरेज ब्लड शुगर लेवल है, एवरेज ब्लड शुगर लेवल है, उसको हम मॉनिटर करते हैं और इसका टाइम ड्यूरेशन कितना है, दैट इज ऑफ द पास्ट, पिछले 3 मंथ्स का, पास्ट 3 मंथ्स का। 3 मंथ में हमारा जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो हमारा कैसे पता चलेगा? HbA1c के द्वारा पता चलता है। देखिए जो हम ये शुगर चेक करते हैं या फिर ग्लूकोज मॉनिटरिंग जो हमारी होती है, PP हो गई, रैंडम हो गई, पोस्ट मील, प्री मील, जो भी जितनी भी हम करते हैं तो वो हमारा उस पर्टिकुलर डे का हो गया। लेकिन जो ये HbA1c है, HbA1c हमें देता है हमारे पास्ट 3 मंथ का जो हमारा ग्लाइसेमिक कंट्रोल है वो कैसा है, ये हमें इससे पता चलता है। सो इसकी जो हमारे पास रेंजेस हैं हमारे पास वो हैं नॉर्मल, हम किसको बोलेंगे? Normal is 4% to 5.6%. If your value is coming under this, so it means you don't have any diabetes or you are not in a pre-diabetic condition, because ये जो टेस्ट है ये हम डायग्नोज करने के लिए यूज करते हैं, डायग्नोज प्री डायबिटिक कंडीशन और डायबिटीज। ठीक है, डायबिटीज और प्री डायबिटिक कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए हमें ये वाला टेस्ट यूज किया जाता है। सो जो नॉर्मल रेंज है वो है 4% to 5.6%। सो इफ वैल्यू एक्सीड्स 5.6, इफ वैल्यू एक्सीड्स 5.6 से आगे 5.7 से लेके 6.4 तक अगर हमारी वैल्यू आती है तो इट मीन्स यू आर लाइंग और योर पेशेंट इज लाइंग इन प्री डायबिटिक कंडीशन, प्री डायबिटिक कंडीशन में हैं आप। ठीक है, देन उसके बाद आता है इफ योर वैल्यू इज मोर देन इक्वल टू 6.5, 6.5 से ज़्यादा है, मोर देन इक्वल टू 6.5 या फिर इससे ज़्यादा है अगर आपकी वैल्यू, तो यू आर इन अ डायबिटीज़, यू आर डायग्नोज विद डायबिटीज, तो आपको डायबिटीज से डायग्नोज कर दिया जाता है। सो ये है हमारा रेंज। बाकी आता है हमारा कंट्रोल, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने डाल रखा है शॉर्ट्स में, उसमें आप देख सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है कि हमारा कितना रहना चाहिए वैल्यू, दैट इज इट शुड बी लेस देन 6.5, बिलो 6.5, 6.5 से लेस रहना चाहिए।
ठीक है। अबव 9 इज ऑल्सो लाइक ये तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो गया। अबव 6.5 भी रिस्की है, बिलो 9, तो ये सारे ऑप्शंस जो हैं हमारे क्या हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट। सो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 6.5। सो दिस इज ऑल अबाउट द HbA1c। इस टेस्ट का एक और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें हमें फास्टिंग रिक्वायर्ड नहीं है, फास्टिंग नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, सर्टेन कई बार कोई लैब वाला बोल सकते हैं, लेकिन अदरवाइज आइडियली फास्टिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। तो हमें नॉर्मली हम करवा सकते हैं। तो 3 मेन चीज़ें, फास्टिंग नॉट रिक्वायर्ड, पास 3 मंथ्स का ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, एंड इन ऑर्डर टू डायग्नोज, जब भी डायबिटीज़ को डायग्नोज करना है तो ये वाला टेस्ट करवाएंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड। सो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन शुड बी एडमिनिस्टर्ड। जो लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन है वो कैसे एडमिनिस्टर किया जाता है? लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन हमारे पास आता है 0.4 उसमें, देन 0.6 में आता है जो इसकी पैकिंग आती है। देन अब इसका रूट क्या रहेगा? ठीक है। तो जब भी हमने इंजेक्शन एडमिनिस्टर करने हैं तो हमारे पास स्किन की एक सर्टेन लेयर है। हमारे पास सबसे पहली लेयर है, लेयर्स में हमारे पास सबसे पहले आता है हमारा एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस लेयर, देन मसल्स। सो ये मेन 4 लेयर हैं हमारी। ठीक है। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि 4 लेयर्स हैं हमारी, इसका सीक्वेंस भी पता होना चाहिए और वैसे भी पता होनी चाहिए हमें। तो सबसे पहले इसने ऑप्शन दिया है इंट्रावेनसली, लो मोलिकुलर वेट हेपारिन इंट्रावेनसली हम देते हैं, ये इसने बोला है। तो लो मोलिकुलर वेट इंट्रावेनसली हम नहीं देते हैं, तो ये ऑप्शन है हमारी इनकरेक्ट। तो अगली जो ऑप्शन है दैट इज सबक्यूटेनियसली। देन थर्ड ऑप्शन इज इंट्राडर्मली, फोर्थ ऑप्शन इज इंट्रामस्कुलरली। ना तो हम इंट्रामस्कुलर दे रहे हैं ना इंट्राडर्मल दे रहे हैं, हम देते हैं सबक्यूटेनियसली। जो हमारा लो मॉलिक्यूलर वेट है हेपारिन है वो हम सबक्यूटेनियसली देंगे। ठीक है। तो जो एंगल है हमारे इसके डिफरेंट रूट्स के, वो मैं आपको बताऊंगी कि जब भी हमने इंट्रावेनसली इंजेक्शन पेशेंट को देना है तो जो हमारा एंगल है नीडल का, इट शुड बी 25 डिग्री, 25 डिग्री का एंगल हमने बना के इंट्रावेनस इंजेक्शन एडमिनिस्टर करना है। सो नेक्स्ट आता है सबक्यूटेनियस वाला। सबक्यूटेनियस 45 डिग्री। देखिए सबक्यूटेनियस पहले आता था 45 डिग्री में, बट अब जब हम देते हैं तो जो हमारी प्रीफिल्ड सिरिंजेस आती है ना, प्रीफिल्ड सिरिंजेस, उनका जो साइज है वो छोटा होता है। तो वी डोंट नीड टू मेक एन एंगल, वी डोंट नीड टू मेक एन एंगल ऑफ दिस 45 डिग्री। तो अगर हम उसको 90 डिग्री भी देते हैं, 90 डिग्री देने से ही, क्योंकि उसका साइज ही इतना स्मॉल है कि वो आगे आपके सबक्यूटेनियस लेयर से आगे वो जाएगा ही नहीं। सो आप डायरेक्ट 90 डिग्री पे भी जब देंगे तो वो सबक्यूटेनियस तक ही पहुंचेगा। सो वी डोंट नीड टू मेंटेन दिस एंगल, सो वी कैन यूज 90 डिग्री वाला एंगल। नेक्स्ट आता है हमारा इंट्राडर्मली। इंट्राडर्मली में हमारा जो हम एंगल मेंटेन करेंगे, क्योंकि इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन है वो हमने देना है डर्मिस, इसका हमने वो एंगल इंजेक्शन देना है डर्मिस और एपिडर्मिस के, एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में। तो डर्मिस और एपिडर्मिस और डर्मिस के जब बीच में हमने ये इंजेक्शन देना है तो जो हमारा एंगल है वो कितना रहेगा, 10 डिग्री टू 15 डिग्री, ये एंगल हमने मेंटेन करना है। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा मसल्स में। मसल्स इज द इनर मोस्ट, हमारा जो सबसे इनर है वो मसल्स है। तो जब हमने वहां पे इंजेक्शन देना है तो जो हमारा एंगल रहेगा निडल का जो एंगल है वो हमें 90 डिग्री स्ट्रेट रखना है ताकि वो इंजेक्शन वहां पे पहुंच सके। सो दिस इज द लाइक रूट विच वी नीड टू फॉलो फॉर द दिस लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन इज सबक्यूटेनियस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव इज टर्मिनली इल 70 years old फीमेल, 70 साल की एज एक लेडी है, हैज अ टर्मिनली इल है। टर्मिनली इल मीन्स शी डोंट हैव, लाइक उसका भी कोई इलाज नहीं है, ऑलमोस्ट फुल मतलब लास्ट स्टेजेस पे है उनकी जो डिजीज कंडीशन है। हैज अ फियर ऑफ बीइंग अलोन एंड कॉन्स्टेंटली वांट समवन नियर टू हर। Which of the following actions would be the most appropriate to deal with her loneliness?
तो यहाँ पे जो पेशेंट है इसका जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है वो हमें कंसिडर करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है एक्सप्लेन टू हर दैट शी हैज़ टू कीप हर माइंड एक्टिव एंड फोकस्ड, पुट ऑन द टेलीविजन इन हर रूम एंड आस्क हर टू वॉच सम प्रोग्राम्स, प्लान टू स्पेंड मोर टाइम विद हर होल्डिंग हर हैंड्स एंड लिसनिंग टू हर, एंड प्लेस हर near the window so that she can see the nature. So हमारे पास जो ऑप्शंस थी वो मैंने आपको बता दी. So इसमें से जो हमारे पास इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं वो आपको बताऊंगी, एंड करेक्ट ऑप्शन मैं आपको बताऊंगी. जो सबसे पहला ऑप्शन है कि हमने उसको 70-year-old, एक तो एज फैक्टर है, उनका एज इतनी ज़्यादा है, एजिंग एज फैक्टर है, देन डिजीज़ उनकी टर्मिनली इल है, तो हम उनको ये बोलेंगे अपना माइंड बिजी रखो. सो दिस कैन नॉट बी पॉसिबल एट दिस एज विद दिस डिजीज, टर्मिनल डिजीज कंडीशन पेशेंट के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं है. सो दिस ऑप्शन इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन उसमें बोला है कि भाई टेलीविजन ऑन करके बिठा देना है माता जी को और उनको बोलना है कि कोई भी प्रोग्राम देखें. सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल. दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट करेक्ट एक्चुअली. सो जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है दैट है प्लान टू स्पेंड मोर टाइम विद हर होल्डिंग हर हैंड्स एंड लिसन टू हर. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि हमने अपनी जो एक्टिविटी प्लान करनी है वो ऐसे प्लान करनी है कि हम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उनके साथ उनके हाथ पकड़ के उनसे आई टू आई कांटेक्ट करके उनसे बात करो. वो जो बोल रहे हैं उसको सुनना है ताकि उनको अच्छा फील हो, ताकि उनको अकेला ना फील हो, उनको ऐसा ना लगे कि अगर मैं बीमार हूँ या फिर मैं मे बी एज फैक्टर की वजह से मेरे पास नहीं कोई आ रहा है या मेरे से कोई बात नहीं कर रहा. तो ये वाला जो फैक्टर है ये हमने अवॉइड करना है, ठीक है. सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट. हमें कैसी एक्टिविटी प्लान करनी है कि हम उनके साथ रहें, उनकी बातें सुने, ठीक है. सो नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास प्लेस हर नियर द विंडो टू सी द नेचर. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन इज अ क्लाइंट इज एडमिटेड विद एसिड अटैक बर्न्स. एसिड अटैक बर्न्स का एक क्लाइंट आपके पास एडमिट है. एसिड अटैक कहाँ पे हुआ है? फेस पे और आईज पे. सो जब भी आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन है तो उसमें आपने ये देखना है कि एरिया कौन सा है जहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है. सो एरिया ऑफ इम्पैक्ट इज फेस एंड आईज. द नर्स अंडरस्टैंड्स दैट द क्लाइंट हैज ग्रेट रिस्क ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन. तो पहला है इसमें एसिड अटैक हुआ है. कहाँ हुआ है? फेस पे और आईज पे, ठीक है. तो और उसने क्या बोला है? ग्रेट रिस्क ऑफ कौन सी कॉम्प्लिकेशंस. सो देखिए जब भी आपने क्वेश्चन को रीड करना है तो उसको आप पहले समझ लीजिए क्वेश्चन को. तो इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या समझा कि पेशेंट एक एसिड अटैक बर्न्स का पेशेंट है, फेस और आईज उसकी जल गई हैं और वो पूछ रहे हैं कि बीइंग अ नर्स पेशेंट को सबसे ज़्यादा एक ग्रेटर रिस्क कौन सा है जो डेवलप हो सकता है एज अ कॉम्प्लिकेशन. सो जो ऑप्शंस उन्होंने हमारे पास दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज लॉन्ग टर्म मॉर्बिडिटी, सेकेंड ऑप्शन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, देन डेवलपमेंटल ऑफ ग्लूकोमा एंड कॉन्ट्रैक्चर्स. सो ये चार ऑप्शंस उन्होंने हमारे पास दिए हैं. सो चारों के चारों ही बर्न्स के कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट एज पर दिस पेशेंट, इस पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से कौन सा कॉम्प्लिकेशन. देखिए पेशेंट जो मॉर्बिडिटी है डिपेंड करती है कितना डिग्री ऑफ बर्न है, डिग्री ऑफ बर्न कितना है या फिर सिवियरिटी कितनी है बर्न्स की, ठीक है. डिग्री ऑफ बर्न कितना है, कितना सिवियर बर्न्स हैं, किस टाइप के बर्न है, ठीक है. टाइप्स, डिग्रीज, तो इन सब चीज़ों पे ये डिपेंड करता है. सो इन दिस केस इट इज़ नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन. या इन्फेक्शन तो हो सकता है बट वी हैव सर्टेन ड्रग्स, तो दिस इज नॉट एज अ कॉम्प्लिकेशन. और फेस और आईज में तो बिल्कुल भी इतना है नहीं. नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ ग्लूकोमा एंड कॉन्ट्रैक्चर्स. जब भी बर्न्स होंगे तो कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, बट कॉन्ट्रैक्चर्स जो मेन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? हमारे एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह में, वहाँ पे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं. तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट है वो कौन सा है? वो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है. बाकी हमारे जो तीनों ऑप्शन है वो हैं इनकरेक्ट. सो हमारे पास डेवलपमेंट ऑफ ग्लूकोमा होगा और इसमें हमारे पास पेशेंट को जो ग्लूकोमा है वो कौन सा होगा? वो होगा ओपन एंगल ग्लूकोमा. ओपन एंगल ग्लूकोमा होगा पेशेंट को. इसमें क्या जो पेशेंट का ट्रेबिकुलर मेशवर्क है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा. ट्रेबिकुलर मेशवर्क है उसकी फंक्शनिंग में इंटरप्शन आएगी, वो प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा, जिसकी वजह से वहाँ से जो हमारा वहाँ से ड्रेनेज नहीं हो पाएगी.
जब वहाँ से ड्रेनेज नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली हमारा जो इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर है, आईओपी है, वो क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा, आईओपी इंक्रीज हो जाएगा। अब आईओपी इंक्रीज होगा, इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारा नॉर्मल वैल्यू क्या है आईओपी का। इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर जो है हमारा, उसकी नॉर्मल रेंज कितनी है, 12 to 21 mm ऑफ Hg। तो इससे इंक्रीज कर जाएगा पेशेंट का इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। ठीक है, तो जब भी पेशेंट को ये ओपन एंगल ग्लूकोमा होगा तो पेशेंट में धीरे धीरे पेशेंट किस साइड मूव करता है हमारा, पहले उसका पेरिफेरल विजन लॉस होगा, देन उसका सेंट्रल विजन, विजुअल फील्ड है जो लॉस होगा, मीन्स पेशेंट धीरे धीरे ब्लाइंड होना स्टार्ट हो जाएगा। सो जो ये प्रॉब्लम है ये अराइज होगी लाइक धीरे धीरे प्रोग्रेस होके। तो जब भी हमें इनिशियली अगर हमें मालूम पड़ता है दैट पेशेंट इज डायग्नोज्ड विद लाइक जब कि हाँ तो पेशेंट को ग्लूकोमा हो गया है, तो ये जो कंडीशन है इसका लाइक एज सच कोई और क्योर नहीं है अगर ये प्रॉपरली हो रखी है। बट हाँ इनिशियल स्टेजेस में बाय कंडक्टिंग सर्जरीज और वो सर्जरी वगैरह कंडक्ट करके इस कंडीशन को वहीं पे स्टॉप किया जा सकता है। So option C is the correct कि development of the glaucoma में occur. So next question है हमारे पास, all of the following are the local manifestations of inflammation except। तो ये जो जितने भी नीचे options दिए गए हैं ये सारे local manifestation है हमारे inflammation के, सिवाय इनमें से एक के। तो inflammation basically जो हमारे पास हो, जब भी पेशेंट को कोई भी लाइक होता है तो पेशेंट को जो इन लोकल मैनिफेस्टेशंस है उसमें हमें पता होना चाहिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आता है हमारा वार्मथ इन टच, रेडनेस होगी लोकल एरिया में, वहाँ पे पेन होगा वहाँ पे पेशेंट को, स्वेलिंग होगा पेशेंट को, देन लॉस ऑफ फंक्शन। ठीक है, सो दीज ऑल आर द लोकल, बट इंक्रीज इन WBC इज द हमारा जो ब्लड इन्वेस्टिगेशन होगा, तो दिस इज नॉट लोकल। सो इसका नॉर्मल रेंज कितना है, 4500 to 11,000 पर माइक्रोलीटर। सो दिस इज द नॉर्मल। सो दिस इज द मार्कर, जो हमें मार्कर मीन्स कि ये जो है हमारा इन्फ्लामेटरी डिजीज कंडीशंस में, इन्फ्लामेटरी डिजीज में इंक्रीज होगा या फिर कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज में ये इंक्रीज होगा। सो दिस इज नॉट अ लोकल, इट इज द इंडिकेटर ऑफ द इन्फ्लामेशन बट इट इज नॉट अ लोकल। सो स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान रखना है कि एक्सेप्ट हमें ध्यान रखना है, एक्सेप्ट पढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस जो मैंने आपको आज बताए। ठीक है, तो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए और मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर लेके आऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।